as well as I am working in different IT companies also, as well as we are also running our institutions, Shiva Concept Solutions. Okay, now in this sessions I think that some students know me. Okay, and I have provided lots of workshop in different colleges in Indore. Okay, so today the main concern of my live webinar or workshop is that to provide Java web development implementations. Okay, तो आज का जो हमारा सेशन है इसमें मेरा मेन फोकस ये है कि आप जैसे आप लोग बहुत सारे बच्चे ऐसे रहते हैं जो मोस्टली जावा पे ही फोकस इनका रहता है कि आप जावा ही आपकी फ़र्स्ट चॉइस रहती है, और होना भी चाहिए क्योंकि आज के डेट में बहुत सारे नए नए लैंग्वेजेस क्रिएट हो रहे हैं, लेकिन ये शॉर्ट टर्म है, ये लॉन्ग टर्म नहीं है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आईटी इंडस्ट्री में दो टाइप के टेक्नोलॉजीज़ हैं। द फर्स्ट वन इज़ अ शॉर्ट टर्म टेक्नोलॉजी और दूसरा है आपका लॉन्ग टर्म टेक्नोलॉजी। तो यदि हम शॉर्ट टर्म टेक्नोलॉजी की बात करें तो जैसे आपने देखा होगा कि एंगुलर, रिएक्ट, नोड, ये सब शॉर्ट टर्म टेक्नोलॉजी है। शॉर्ट टर्म मतलब इनमें बहुत ज़्यादा चेंजेस हो रहे हैं। मतलब यदि आपने देखा होगा कि एंगुलर का अभी तक कोई स्टेबल वर्जन नहीं आया, रिएक्ट जेएस का अभी तक कोई स्टेबल वर्जन नहीं आया, ठीक है। लेकिन जावा का आपको स्टेबल वर्जन, मतलब जावा के जितने भी वर्जन्स आपको मार्केट में मिल रहे हैं वो सभी के सभी स्टेबल वर्जन्स हैं। ऑल वर्जन्स ऑफ जावा इज़ कम्प्लीटली स्टेबल। ओके, तो जावा का यदि बोला जाए कि इसका कोई पर्टिकुलर कंपटीटर नहीं है। जावा जिस स्टेज पे डेवलपमेंट के इनिशियल स्टेज में था, आज भी 90% मल्टीनेशनल कंपनीज, ईआरपी बेस्ड कंपनीज एंड प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज ऑफरिंग जावा टेक्नोलॉजी, ये जावा टेक्नोलॉजी पे ही वर्क करते हैं। तो मैं आपको थ्योरेटिकल में ज़्यादा समय नहीं लूँगा। मेरा मोटिव ये है कि मैं आपको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करके कुछ चीज़ें दिखाऊं, ठीक है। इसमें से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स भी होंगे जिनको जावा बहुत अच्छे से आता होगा, ठीक है, और कुछ ऐसे बच्चे भी होंगे, कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी होंगे जो जावा में हो सकता है कि उनका पहला वर्कशॉप हो या फर्स्ट टाइम वो जावा के बारे में लर्न कर रहे हों। तो आप कोई भी टेक्नोलॉजी यदि आपको आती है, ऐसा नहीं है कि मैं आपको किसी टेक्नोलॉजी, कौन सी टेक्नोलॉजी अच्छा है, कौन सी टेक्नोलॉजी बुरा है, ऐसा मेरा कोई कंसर्न नहीं है। सभी का अपना अलग अलग इंटरेस्ट ऑफ एरिया है। आपको जिस टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट आए, जिस लैंग्वेजेस में आपको वर्क करना है, उस लैंग्वेज के लिए आप पूरी तरह से प्रिपेयर होइए, अपना 100% दीजिए। और सिर्फ पढ़ने से मतलब नहीं है। आजकल बच्चों का जो एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन है कि आप लोग जैसे उडेमी हो गया, कोर्सेरा हो गया, इनके कोर्सेज करते हैं, और ये इनके कोर्सेज का जो सर्टिफिकेट है वो अपने फ्रेंड को लिंक्डइन में, फेसबुक में मैं बहुत सारा देखता रहता हूँ। तो जनरली मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, देखो एक्चुअली यदि आपको कुछ अचीवमेंट करना है तो उसको आपको इनिशियल में शो नहीं करना है। आप जब तक अपने टारगेट को अचीव नहीं करते हो तब तक उन सब चीज़ों को शो करने से मतलब नहीं है। और मैं आपको ये भी बताना चाह रहा हूँ कि जैसे उडीमी या यूट्यूब के अंदर जो वीडियोस रहते हैं वो सिर्फ ब्रांडिंग के लिए होते हैं, ठीक है। आप कभी भी 4 घंटे में या 8 घंटे में या 10 घंटे में जावा जैसी टेक्नोलॉजी तो नहीं सीख सकते, ठीक है। क्योंकि 8 से 10 साल होने के बाद, मैं तो 10 साल से जावा फील्ड पे काम कर रहा हूँ और अभी भी मैं जावा में कुछ ना कुछ रोज़ लर्न कर रहा हूँ। तो जावा इतना ज़्यादा वास्ट है, इतना ज़्यादा बड़ा है कि आप सिर्फ 10 घंटे में उसको सीख नहीं कर सकते। लेकिन ये भी एक एप्रिसिएशन है कि जो लोग कुछ नहीं कर रहे हैं उनके कंपेयर में यदि आप ये कोर्सेज करते हैं तो वो भी एक बहुत अच्छी बात है कि आप अपना लॉकडाउन का जो टाइम है उसको आप यूटिलाइज़ कर रहे हैं। क्योंकि बहुत सारे कंपनीज प्लेसमेंट तो दे दिया है पर ज्वाइनिंग नहीं दिया, या बहुत सारी कंपनीज़ के अंदर हो सकता है अभी डिले भी हो सकता है, क्योंकि अभी ये लॉकडाउन का जो वर्क का टाइम है इसमें बहुत सारे कंपनीज़ के अंदर का जो नॉर्मल वर्क सिनेरियो है वो बहुत ज़्यादा चेंजेस हो चुके हैं। तो अब आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि आपको कोई भी टेक्नोलॉजी, जो भी टेक्नोलॉजी आप सीख रहे हैं या इन फ्यूचर में जिसमें भी काम करने वाले हैं, उसको आपको बहुत अच्छे से सीखना है। आप खुद से सीख सकते हैं, बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। अब तो 15 तारीख के बाद ऑफलाइन भी चालू हो रहा है, ठीक है। तो मेरा कंसर्न ये है कि आज का जो सेशन ये है कि जावा में एक्चुअली किस तरीके से डेवलपमेंट होता है। अब मैं आपको पूरा प्रोजेक्ट तो नहीं बता सकता हूँ, पर जो चीज़ें रिक्वायर्ड है जावा के लिए, जैसे अब जावा आपको किस तरीके से सीखना चाहिए, जावा का क्या वर्क फ्लो होना चाहिए वो वर्क फ्लो पहले मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ कि व्हाट वर्क फ्लो वी विल इम्प्लीमेंट, किस तरीके से हम इसको मैनेज करेंगे। ओके, तो फर्स्ट थिंग इज दैट
कि आपका जो वर्किंग सिनेरियो है वो किस तरीके से है। जस्ट अ मिनट, अभी भी बहुत सारे स्टूडेंट्स ज्वाइन कर रहे हैं इसलिए ठीक है। जिन लोगों ने अभी ज्वाइन किया होगा वो मैं बताना चाह रहा हूँ कि अब जो मेरा फोकस है वो जावा के लाइव इम्प्लीमेंटेशन पे है। ठीक है, मैंने अभी आपको बताया, थोड़ा सा टेक्नोलॉजी का अवेयरनेस दिया। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि जावा क्या है। जैसे सबसे पहला क्वेश्चन तो यही होता है कि व्हाट इज़ जावा, हम जावा को किस तरीके से डिफ़ाइन कर सकते हैं, हाउ वी कैन डिफ़ाइन जावा। तो देखो, जावा एक्चुअली क्या है, ये एक पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी है जिसके थ्रू हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एप्लीकेशंस बना सकते हैं। आप जावा के अंदर मोबाइल एप्लीकेशंस, डेस्कटॉप प्लेटफॉर्म, वेब एप्लीकेशंस, ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी जावा का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। बिग डेटा एंड हडूप भी आपने सुना होगा, तो डेटा एनालिटिक्स में सबसे पहले जावा ही इम्प्लीमेंट किया गया एज द फॉर्म ऑफ बिग डेटा एंड हडूप। तो बहुत सारे ऐसे टेक्नोलॉजीज़ हैं जिनको हम जावा के थ्रू इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ओके, तो यदि आपको कोई क्वेश्चन बीच में से अराइज भी होगा तो आप उसको चैट के माध्यम से पूछ सकते हो सकता है मैं अभी जवाब ना दूं, पर बाद में मैं उसका जवाब दूंगा। ठीक है, जैसे ही मुझे समय मिलेगा, क्योंकि हमारे पास समय बहुत कम है और इस कम समय में हमें बहुत सारी चीज़ों को कवर करना है। तो मैं आपको क्लियर बताना चाहता हूँ कि यदि आपको जावा का कोर कंसेप्ट बहुत अच्छे से आता है तभी आप जावा के जो एडवांस कंसेप्ट के फीचर्स हैं वो समझ सकते हैं। ठीक है, तो मेरी एक साइट है, जैसे आप लोगों ने जावा टी पॉइंट का नाम सुना होगा, तो मेरा एक खुद का मेरा बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता है किसी भी टाइप के प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में लिखने का। तो हैबिचुअली मतलब ये इसका कोई प्रोफेशनली इसका कोई इंटेंशन नहीं है, मैंने अपने खुद से shivaTutorials.com एक साइट लॉन्च की है और इस साइट के अंदर मैंने ट्राई किया है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा बहुत ही आसान शब्दों में मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें बताऊं। ठीक है, जिसके अंदर मैंने कोर जावा, ठीक है, इसके बाद मैंने यहाँ पे कोर जावा के पूरे टॉपिक्स लगभग इसमें मैंने डिफ़ाइन किए हैं। आप ये सभी टॉपिक्स इसमें देख सकते हैं। ठीक है, तो क्योंकि कोर जावा यदि आपको स्टडी करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। व्हाट इज़ जावा, हाउ टू क्रिएट फर्स्ट हेलो वर्ल्ड, मतलब बहुत ही आसान भाषा में मिलेगा। और इसमें मैंने ज़्यादा लिटरेचर नहीं लिखा है, मैंने इसमें सिर्फ जावा लिखा है। बहुत सारी साइट में आपने देखना तो ऐसा लगता है कि वो लोग लिटरेचर पढ़ा रहे हैं, तो मैंने प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करने को ट्राई किया है। और आज का जो सेशन है उसमें हम वेब डेवलपमेंट करेंगे। तो वेब डेवलपमेंट के अंदर जो मैं सबसे पहले आपको बताना चाह रहा हूँ कि वेब डेवलपमेंट में क्या क्या चीज़ें यूज़ होती है। जैसे बात करें कि सभी स्टूडेंट्स को आज के डेट में HTML, जावास्क्रिप्ट, CSS, jQuery, इनका लगभग एक बेसिक सिनेरियो में इनका नॉलेज आपको रहता है। तो मैं HTML, जावास्क्रिप्ट, CSS और jQuery इस पे मैं आपको इम्प्लीमेंट नहीं करूँगा। ठीक है, मेरा जो पूरा फोकस रहेगा वो रहेगा जावा पे, कि हम किस तरीके से जावा के अंदर जो वेब डेवलपमेंट है उस पर कैसे काम करेंगे। तो इसका भी सेशन मेरे पास है, इसका भी ट्यूटोरियल है, क्योंकि आज के लेक्चर में मैं आपको प्रैक्टिकल ही बता पाऊंगा। यदि आपको थ्योरेटिकल पढ़ना है, जो टूल्स मैंने यूज़ करूंगा, जो कंपोनेंट्स मैं यूज़ करूंगा, जैसे मैं सर्वलेट यूज़ करूंगा, JSP यूज़ करूंगा, तो आप इन सभी को यहाँ से बहुत अच्छे से सीख सकते हैं। ठीक है, जैसे फ़िल्टर इन सर्वलेट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इनका पूरा ट्यूटोरियल्स मैंने बना के रखा हुआ है। साथ में यदि आपको वीडियो ट्यूटोरियल्स भी सीखना है तो उसके लिए मेरा यूट्यूब का चैनल भी है। आप यहाँ पर जाकर के जो प्रोजेक्ट मैं आज आपके सामने डिस्क्राइब करने वाला हूँ वो प्रोजेक्ट मेरे यूट्यूब चैनल में भी बना हुआ है। ठीक है, आप लगभग उसी सिनेरियो में वो प्रोजेक्ट है। तो जैसे कुछ लोगों का यहाँ से छूट भी जाता है तो बाद में आप यूट्यूब से भी वो प्रोजेक्ट देख सकते हो। आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाओगे तो यहाँ पर आपको लाइव प्रोजेक्ट करके या जावा प्रोजेक्ट करके आपको मिल जाएगा। ठीक है, लाइव वेब प्रोजेक्ट इन जावा, ये जो मेरा जो वीडियोज़ है लाइव वेब प्रोजेक्ट इन जावा, इसी को मैं डिस्कस कर रहा हूँ। तो यदि आपको कुछ छूट भी जाता है या कोई टॉपिक आपको समझ नहीं आता है इन बिटवीन, तो आप इस वीडियो के माध्यम से भी देख सकते हैं। ओके, तो अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि सबसे पहले जावा के अंदर यदि अपन बात करें तो जावा वेब डेवलपमेंट में कितने तरीके से IT कंपनी में काम होता है। तो जावा वेब डेवलपमेंट में यदि अपन वर्क की बात करें तो जितने भी IT कंपनीज़ हैं वहाँ पर जो वर्क होता है वो दो तरीके के सिनेरियो फॉलो किया जाता है। पहला जो सिनेरियो है जावा
वेब डेवलपमेंट विदाउट यूजिंग फ्रेमवर्क। ठीक है, फ्रेमवर्क तो अभी अभी आया है, मतलब 2015 के बाद फ्रेमवर्क पॉपुलर हुए हैं। जावा तो बहुत पहले से है, तो बहुत सारे आईटी कंपनी में आपको जावा वेब डेवलपमेंट बिना किसी फ्रेमवर्क के मिलेगा। और दूसरा है जावा वेब डेवलपमेंट विद फ्रेमवर्क। अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन होगा कि ये फ्रेमवर्क क्या होता है। तो फ्रेमवर्क का मतलब ये होता है प्री डिफाइंड प्रिंसिपल। फ्रेमवर्क और विदाउट फ्रेमवर्क में डिफरेंस ये होता है कि जो फ्रेमवर्क होता है वो अपने प्री डिफाइंड डिजाइन पैटर्न पे काम करता है, अपने प्री डिफाइंड लाइब्रेरीज पे काम करता है, अपने प्री डिफाइंड प्रिंसिपल पे काम करता है, अपने प्री डिफाइंड वर्क स्पेस पे काम करता है। इसको अपन क्या बोलते हैं, फ्रेमवर्क बोलते हैं। और दूसरा ये होता है कि विदाउट फ्रेमवर्क, आप बिना फ्रेमवर्क का के नॉलेज के भी जावा में वेब डेवलपमेंट कर सकते हैं। अब जावा में यदि आपको वेब डेवलपमेंट करना है तो आप JSP, सर्वलेट, बिना फ्रेमवर्क के बता रहा हूँ, JDBC प्लस अजैक्स प्लस HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, jQuery। ठीक है, अब ये फुल स्टैक की बात आ रही है ना। फुल स्टैक अलग होता है, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स को डाउट होता है मोस्टली कि फुल स्टैक क्या होता है। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि देखो, फुल स्टैक मतलब होता है कि जिसको फ्रंट एंड और बैक एंड इन दोनों का नॉलेज है, उसे अपन क्या बोलते हैं, फुल स्टैक बोलते हैं। तो जावा के अंदर जैसे JSP, सर्वलेट, JDBC और यहाँ तक का जो पार्ट है ये बैक एंड प्रोग्रामिंग कहलाता है। अजैक्स, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, jQuery, इसको अपन बोलते हैं फ्रंट एंड। ओके, तो फ्रंट एंड और बैक एंड इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन होता है उसके थ्रू जावा का वेब डेवलपमेंट यूज होता है। ओके, अब आज के डेट में यदि आप, हो सकता है कि यदि आप किसी भी IT कंपनीज में, MNC में यदि आप जाएं, मल्टीनेशनल कंपनी में यदि आप वर्क करते हैं तो वहाँ पर आपको इंडिविजुअल भी वर्क दिया जा सकता है कि आप अकेले बैक एंड पे काम कर रहे हैं या कि फ्रंट एंड पे काम कर रहे हैं। ठीक है, इसलिए कंपनी बहुत ज़्यादा आपको पर्टिकुलर बैक एंड प्रोफाइल, फ्रंट एंड, ये सब वेरी होता जाता है, ऐसा कोई फिक्स नहीं रहता। अब विद फ्रेमवर्क में जैसे अभी सबसे ज़्यादा जो पॉपुलर फ्रेमवर्क है जावा में, स्प्रिंग MVC। यदि आपको खाली समय में, यदि आपको जावा में कुछ सीखना है और आपको ये ऑलरेडी आता है, जावा वेब डेवलपमेंट आपने सीखा हुआ है, तो आप अपने आप को जावा वेब फ्रेमवर्क में ले जा सकते हो और उसमें स्प्रिंग MVC, हाइबरनेट, ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं। ओके, इसके बाद आजकल तीसरा भी जावा का आ रहा है, माइक्रो वेब डेवलपमेंट। ठीक है, ये तीसरा सिनेरियो है। मतलब जावा में वेब इंप्लीमेंटेशन 3 तरीके से होते हैं। पहला जावा नॉर्मल वेब डेवलपमेंट, दूसरा जावा वेब डेवलपमेंट विथ फ्रेमवर्क, और तीसरा जावा माइक्रो वेब डेवलपमेंट। ठीक है, माइक्रो का मतलब ये होता है कि इसमें जितने भी आप प्रोग्रामिंग करोगे वो सभी सेपरेट यूज होते हैं। माइक्रो सर्विसेज का मतलब यही है कि हर एक सर्विस, हर एक लॉजिक, हर एक कोड इंडिविजुअल रन होगा अकॉर्डिंग टू URL। जितने भी URL आप हिट करोगे उन सभी URL का पूरा इंप्लीमेंटेशन इंडिविजुअल होगा। और इसके लिए जावा में एक नया इन्वेंशन हुआ है जो अभी मार्केट में, इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा डिमांड में है, दैट इज कॉल्ड स्प्रिंग बूट। स्प्रिंग बूट प्लस हाइबरनेट, ये मॉडर्न वेब डेवलपमेंट है और आज के डेट में बहुत सारी कंपनीज में स्प्रिंग बूट और स्प्रिंग बूट प्लस हाइबरनेट की डिमांड है। तो मैंने आपको तीनों तरीके बताए कि आप 3 अलग अलग तरीके से जावा में वेब डेवलपमेंट कर सकते हो। JSP, सेकेंड वन इज द सर्वलेट, थर्ड वन इज द JDBC, फोर्थ वन इज द अजैक्स, फिफ्थ वन इज द HTML, सिक्स वन इज द CSS, सेवेंथ वन इज द जावास्क्रिप्ट एंड एट्थ वन इज द jQuery। जावा वेब डेवलपमेंट विथ फ्रेमवर्क में आएगा स्प्रिंग MVC प्लस हाइबरनेट और स्प्रिंग बूट प्लस हाइबरनेट। अब देखो, ये जो फ्रंट एंड है वो सब में कॉमन है। मतलब आप यदि इसमें जाओगे तब भी फ्रंट एंड आएगा, आप इसमें यदि जाओगे तब भी आपका फ्रंट एंड आएगा। ओके, तो मैंने पहले आपको क्लेरिफाई किया कि हाउ मेनी प्लेटफॉर्म और हाउ मेनी वेज टू डेवलप जावा वेब डेवलपमेंट। ठीक है, जावा में यदि आपको वेब का इम्प्लीमेंटेशन करना है तो कितने तरीके से आप कर सकते हैं।
इसका आपको यदि ट्यूटोरियल्स देखना है तो मैंने आपको एडवांस जावा का पूरा JSP क्या होता है, सर्वलेट क्या होता है, किस तरीके से सर्वलेट में प्रोग्रामिंग की जाती है, ये मैंने shivatutorials.com में एक एक चीज़ें पहले से इम्प्लीमेंट करके आपको दी हुई है। ठीक है, आप यहाँ से पूरी चीज़ें सीख सकते हैं। यदि आपको हाइबरनेट या स्प्रिंग सीखना है तो देखो स्प्रिंग MVC का भी मैंने यहाँ पे लेक्चर दिया हुआ है, आप स्प्रिंग MVC भी सीख सकते हैं। ओके, इसके बाद यदि आपको स्प्रिंग MVC के अलावा हाइबरनेट सीखना है तो वो चीज़ें भी आप यहाँ पे बहुत ही आसान वर्ड में, मतलब मैंने बहुत ज़्यादा क्रिटिकल या लिटरेचर नहीं पढ़ाया हुआ है, मैंने बिल्कुल नॉर्मल जैसे जिस तरीके से स्टार्टिंग में हम कोई भी टेक्नोलॉजी में जो वर्ड की आपको रिक्वायरमेंट होती है उसी वर्ड में मैंने लिखने को ट्राई किया है, आप उसको समझ सकते हैं। क्योंकि आज का जो सेशन है उसके अंदर मैं इन सभी चीज़ों को आपको भी पता है कवर एक साथ नहीं कर सकता, इसलिए मैंने आपको ट्यूटोरियल्स का रेफरल दे रहा हूँ मैं कि आप ट्यूटोरियल्स में जा कर के उन सब चीज़ों को समझ सकते हैं, उन सब चीज़ों को डिस्कशन कर सकते हैं। अब मैं स्टार्ट करने वाला हूँ ये जो वेब डेवलपमेंट में, मैं पहले आपको JSP के बारे में थोड़ा बहुत बताता हूँ, फिर सर्वलेट के बारे में। जैसे हमारा जो प्रोजेक्ट है आज का, जो वेब डेवलपमेंट का जो प्रोजेक्ट हम ले लेंगे, एक नॉर्मल प्रोजेक्ट है जिसमें हम लोग एक फीडबैक वेब एप्लीकेशंस बनाने को ट्राई करेंगे। अब देखो, जब भी अपन फीडबैक वेब एप्लीकेशन, पहले ऑब्जेक्टिव बता देता हूँ। इस प्रोजेक्ट का एक सिंपल ऑब्जेक्टिव है कि आपके सामने दो अलग अलग टाइप के यूजर्स होंगे। पहला यूजर्स होगा आपका एडमिन, जो आपके प्रोजेक्ट का मेन यूजर्स है, जिसके अंदर 100% ऑथोराइजेशन है, 100% एक्सेसिबिलिटी है। और दूसरा आपका यूजर्स, मतलब स्टूडेंट बोल सकते हो, या कोई भी मतलब स्टूडेंट हो सकता है, या स्टाफ हो सकता है, या कोई कस्टमर हो सकता है। ठीक है, हमें इस तरीके से एक सिस्टम बनाना है। तो हमारा जो पहला ऑब्जेक्टिव ये है कि इसमें फीडबैक वेब एप्लीकेशंस का मतलब ये है कि ये किसी भी शॉप में, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में ये यूज़ हो सकता है कि फीडबैक कलेक्ट करना आजकल बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आपको पता है कि बहुत सारी इंडस्ट्री फीडबैक के बेसिस पे ही डिसीजन लेती है कि उनको कहाँ पर काम करने की रिक्वायरमेंट है, किस सेक्टर में उनका वीकनेस है, किस सेक्टर में उनका परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा हाईली अप्रिसिएटेड है, कहाँ पर एवरेज परफॉर्मेंस है। तो ये जो फीडबैक वेब एप्लीकेशन है, इसमें हम सिंपल स्टूडेंट, स्टाफ या कस्टमर, कोई भी यूजर्स हो सकता है, एंड यूजर्स कोई भी हो सकता है, उससे हम फीडबैक लेंगे और उस फीडबैक के बेसिस पे हमें डिसीजन मेकिंग करना है कि भाई सामने वाला कंपनी में ऑल ओवर परफॉर्मेंस क्या है, अच्छा है तो उसको ठीक है और अच्छा करने को ट्राई करेगा, सामने वाला बुरा है तो उसको अच्छा करने में को ट्राई करेगा। ठीक है, तो मतलब एक्चुअली जैसे आपको पता चलता है जब आप इंटरव्यू देते हो तब आपका फीडबैक पता चलता है कि आपको कितना आता है। शुरू में तो जब आप इंजीनियरिंग करते हो तो आपको लगता है कि आपको आता है, क्योंकि आप थ्योरेटिकल में मास्टर होते हो, आप लोग सब थ्योरेटिकल कंसेप्ट पढ़ लेते हो, सभी चीज़ें अच्छे से एग्जाम के हिसाब से मैनेज कर लेते हो। लेकिन जब आप इंडस्ट्री में जाते हो तो वहाँ पर आपका एक्चुअल एवेल्यूशन होता है, या कि इंटरव्यू में आपका एक्चुअल एवेल्यूशन होता है। तो इस सिस्टम में हम फीडबैक कलेक्ट करेंगे और इसमें हम कितने टेबल बनाएंगे। अब देखो, पहला एंड होता है एनालिसिस। मैंने अभी आपको शॉर्ट एनालिसिस करके बताया। ऑल एक्सेसिबिलिटी, मतलब एडमिन के अंदर कुछ भी नहीं छुपेगा, एडमिन में सब कुछ रहेगा, इसके पास सभी टाइप की एक्सेसिबिलिटी है। स्टूडेंट में ओनली सबमिट फीडबैक, स्टूडेंट सिर्फ फीडबैक सबमिट कर सकता है, नथिंग एल्स। ठीक है, सबमिट फीडबैक, स्टूडेंट का काम है फीडबैक को सबमिट करना। ठीक है, अब इसमें अपन स्टूडेंट का डेटा भी कलेक्ट करेंगे, भाई कौन ने फीडबैक कर दिया, जब मतलब किसने फीडबैक दे दिया हमें पता ही नहीं चलेगा। तो सबसे पहले हम इसमें कितने टेबल बनेंगे, तो पहला टेबल इसमें बनेगा, मतलब डेटाबेस का नाम क्या रहेगा। पहले तो हम ये बताते हैं कि डेटाबेस का नाम DB नेम। तो डेटाबेस का नाम, डेटाबेस क्या होता है, कलेक्शन ऑफ टेबल होता है। तो डेटाबेस का नाम आपको एडमिन, स्टूडेंट ऐसा नहीं देना है, डेटाबेस का नाम प्रोजेक्ट के नाम से ही देना है। तो जैसे मैंने यहाँ पे दे दिया फीडबैक, फीडबैक मतलब ये आपके डेटाबेस का नाम हो गया। अब इसमें टेबल कौन कौन से होंगे, देखो प्राइमरी टेबल, सबसे पहला टेबल आपको एक एडमिन का टेबल बनाना पड़ेगा, TBL_admin, जिसमें कौन कौन से फील्ड लेना है, यूजर आईडी, यूजर आईडी अपन क्या लेंगे, varchar लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट वन हम यहाँ पे लेंगे पासवर्ड, नेक्स्ट वन इज द पासवर्ड, varchar 50 ले लिया मैंने पासवर्ड। फिर सेकेंड टेबल अपन बनाएंगे TBL_रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन में आजकल
बहुत कम फील्ड लेते हैं अपन, ज़्यादा फील्ड लेने से कोई रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरते नहीं है। जैसे आप कोई साइड में जाओगे और ज़्यादा फील्ड होगा तो आप भी बोलोगे बहुत ज़्यादा बोरिंग है, 10 फील्ड है, इसमें कौन 10 फील्ड भरता है। तो इसलिए अपन ईमेल, पासवर्ड और मोबाइल ले रहे हैं। तीसरा जो हमारा मेन टेबल है, जो ट्रांजेक्शनल टेबल, इसमें सबसे ज़्यादा डेटा आएगा, दैट इज़ कॉल्ड फीडबैक टेबल। इसमें फीड आईडी, फीड रेट, रेटिंग कितना देना है अपने को, ठीक है। अब इसमें रेटिंग के लिए गुड, एवरेज, जो भी अपने को देना है, फीडबैक का रेट और ईमेल, बस ये 3 फील्ड अपन ले रहे हैं। ये 3, अभी मैं एक सैम्पल प्रोजेक्ट बता रहा हूँ। तो सबसे पहले आपको ये मॉनिटरिंग करना है, कोई भी प्रोजेक्ट आप बनाइए, अपने कॉलेज में भी आप लोगों ने प्रोजेक्ट शायद बनाया होगा, मैं तो उस प्रोजेक्ट में आपको सबसे पहले आपको टेबल के बारे में सोचना है। हालांकि ये टेबल कुछ भी नहीं है, हम लोग जब लाइव कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं तो वहाँ पे 300-400 तक टेबल्स होते हैं, पर अभी हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम 300 टेबल का प्रोजेक्ट बना सकें। तो इसलिए मैं आपको एक सैम्पल प्रोजेक्ट बताता हूँ कि किस तरीके से हम प्रोजेक्ट लाइव, मतलब किस तरीके से हम एक लाइव डेवलपमेंट कर सकते हैं। तो ये हमारा हो गया। अब इसका डेटाबेस हम प्रिपेयर करेंगे, ठीक है। मतलब अभी हमारा ये सिर्फ रिसर्च हुआ है, अब इसका डेटाबेस बनाने के लिए अब आप सोच रहे होगे डेटाबेस कैसे, क्या डेटाबेस। तो देखो, हम डेटाबेस का मतलब होता है कि एक सॉफ्टवेयर है, जैसे जावा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, वैसे डेटाबेस एक सॉफ्टवेयर है जहाँ पर हम अपने इन्फॉर्मेशन को स्टोर करते हैं। तो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला डेटाबेस आज के डेट में MySQL है। MySQL से बेटर डेटाबेस कुछ भी नहीं है यूज़ के मामले में। हाँ, सबसे ज़्यादा सिक्योर डेटाबेस देखा जाए तो ओरेकल है, पर मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि आज के डेट में जो ओरेकल है वो भी MySQL का ही, मतलब ओरेकल का ही पार्ट MySQL है, मतलब MySQL इज़ द पार्ट ऑफ ओरेकल। तो हम कौन सा डेटाबेस यूज़ करेंगे, वी विल यूज़ MySQL डेटाबेस, ठीक है। हम MySQL डेटाबेस के अंदर जाएंगे। अब MySQL डेटाबेस पे काम करने के बहुत सारे अलग अलग सॉफ्टवेयर हैं, जैसे कुछ लोग MySQL योग में इनका कमांड अच्छा होता है, कुछ लोगों का कमांड MySQL कंसोल पे होता है, कुछ लोगों का कमांड MySQL में PHP MyAdmin का होता है, और कुछ लोगों का कोई कमांड नहीं होता है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपका यदि कमांड नहीं है तो आप सीख सकते हैं, ठीक है। तो जैसे मैं आपको सबसे सरल टूल बताना चाह रहा हूँ कि MySQL, अब यदि आपको MySQL के बारे में और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है तो आप shivatutorials.com में जाकर के यहाँ पर आपको नीचे मिलेगा डेटाबेस के कुछ ट्यूटोरियल्स मिलेंगे, ठीक है। डेटाबेस यहाँ पे देखो, AngularJS, कोऑर्डिनेटर, हाइबरनेट, HTML, स्प्रिंग MVC, TestNG है, वर्डप्रेस है। मतलब यहाँ पर आपको मैंने डेटाबेस के कुछ ट्यूटोरियल, या SQL नाम से भी मैं हो सकता है मैंने यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया हो, HTML डेटा स्ट्रक्चर, हो सकता है मैंने यहाँ से इसको हटा दिया है। तो आपको कुछ भी नहीं, आप सिंपल यहाँ पर जाइए, सर्च में लिख दीजिए SQL। तो यहाँ पर आपको देखो डेटाबेस ट्यूटोरियल यहाँ पे मिल जाएगा, ये सर्च बॉक्स में भी आप सर्च कर सकते हो, डेटाबेस ट्यूटोरियल SQL, मोस्ट इम्पॉर्टेंट SQL कंसेप्ट। तो ये दोनों आर्टिकल आप पढ़ लोगे तो आपको डेटाबेस के बारे में बहुत सारा इन्फॉर्मेशन मैंने देने को ट्राई किया। देखो यहाँ पे मैंने बताया भी है कि टॉप 5 डेटाबेस सॉफ्टवेयर्स कौन कौन से हैं। सबसे यूजिबिलिटी के अकॉर्डिंग बताया मैंने, सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला सॉफ्टवेयर है MySQL, फिर इसके बाद PostgreSQL, फिर इसके बाद Oracle, फिर इसके बाद SQLite, और सबसे कम यूज़ होने वाला सॉफ्टवेयर है MS SQL, क्योंकि ये लाइसेंस्ड है, माइक्रोसॉफ्ट का है ये, और माइक्रोसॉफ्ट फ्री में कुछ नहीं देता है, ठीक है। Oracle सबसे टॉप फर्स्ट में है अकॉर्डिंग टू सिक्योरिटी, अकॉर्डिंग टू प्राइसिंग, अकॉर्डिंग टू बैंडविड्थ, अकॉर्डिंग टू डेटाबेस लिमिट, लेकिन यूजबिलिटी, नंबर ऑफ कस्टमर के हिसाब से MySQL सबसे ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा नंबर 1 पे है। तो आप इसके बारे में पूरा इन्फॉर्मेशन पढ़ सकते हो, MySQL क्या है, कितने तरीके के डेटाबेस होते हैं। फिर इसके बाद SQL में आपको थोड़ा बहुत इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, हर कंपनी में भी आप जाते हो तो ये सब चीज़ें आपसे पूछा जाता है कि भाई आपने प्रोजेक्ट क्या बनाया, प्रोजेक्ट में कितने टेबल थे, क्या रिलेशनशिप इस्टेब्लिश किया, प्राइमरी की क्या होता है, फॉरेन की क्या होता है, सुपर की क्या होता है, यूनिक की क्या होता है, कैंडिडेट की क्या होता है। इन सभी टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, तो इनका आंसर आपको पता होना चाहिए। अब मैं यहाँ पर डेटाबेस में PHP MyAdmin, अब ये मत सोचना कि PHP MyAdmin PHP का है, PHP MyAdmin एक एडिटर है
जो आपको MySQL डेटाबेस पे वर्क करने का एक इन्वायरमेंट प्रोवाइड करके देगा। जैसे एक्लिप्स क्या है, एक्लिप्स एक आईडी है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट है। वैसे ही PHP MyAdmin किसका है, MySQL का है। तो PHP MyAdmin के लिए सबसे पहले नंबर पे आपके मशीन पे यदि XAMPP XAMPP होना चाहिए। XAMPP में आप XAMPP इंस्टॉल कर लेना है जिन्होंने XAMPP का यूज़ नहीं किया, और जिनके पास MySQL योग है तो वो लोगों को अलग से XAMPP इंस्टॉलेशन की ज़रूरत नहीं है। यदि आपके पास MySQL योग है तो आप MySQL योग से ही काम कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे देखो मैंने MySQL स्टार्ट किया है, अपाची और MySQL मैंने यहाँ पे स्टार्ट किया है। ठीक है, तो पहला स्टेप मैंने डेटाबेस चालू किया। नेक्स्ट स्टेप ये वेब इन्वायरमेंट पे काम करता है PHP MyAdmin। तो सिंपल आपको लोकल होस्ट / इसका पूरा वीडियो आपको YouTube में मिल जाएगा। तो आप जावा वेब प्रोजेक्ट शिवा कॉन्सेप्ट सोल्यूशन वेब प्रोजेक्ट इन जावा ऐसा लिखोगे ना YouTube में, तो आपको ये सब चीज़ें मिल जाएगी। तो यदि आपको किसी को यदि ये चीज़ें समझ में नहीं आ रही हो तो वहाँ से भी आप रिवाइज कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद मैं डेटाबेसेस में जाऊँगा। अब डेटाबेसेस में जाने के बाद मैंने डेटाबेस का नाम क्या डिसाइड किया था, मुझे किस नाम से बनाना है, फीडबैक के नाम से बनाना है। तो मैंने यहाँ पे फीडबैक के नाम से बना दिया, इसको मैंने क्रिएट कर दिया। अब यहाँ पर टेबल का नाम, अब कितने टेबल, मैंने 3 टेबल डिसाइड किया। देखो टेबल कितना आसान है बनाना। आपको जब डेवलपमेंट हम लोग करते हैं तो हमारे पास इतना समय नहीं होता कि हम SQL क्वेरी लिखें। ठीक है, तो ये UI टूल्स डेवलपर्स के लिए होता है कि हमें मतलब क्या है, हमें क्लाइंट को बस टास्क करके देना है। क्लाइंट ने हमें बोला कि फीडबैक सिस्टम का उसको प्रोजेक्ट 1 दिन में चाहिए, तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, हमें कुछ मॉड्यूल्स ऐसे होंगे जिनको पूरा लाइव करके उसको देना ही होगा। तो ये मैटर नहीं करता बाद में कि आपने किस तरीके से काम किया, मैटर ये करता है कि आपने काम क्या किया। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने यूज़र नेम और पासवर्ड 2 अलग अलग फील्ड्स लेता हूँ मैं। अब आपको वैर कैर और कैर में बहुत सारे लोग बोलते हैं कैर मतलब कैरेक्टर, वैर कैर मतलब न्यूमेरिक कैरेक्टर, बिल्कुल गलत। कैर मतलब फिक्स्ड लेंथ कैरेक्टर और वैर कैर मतलब वेरिएबल लेंथ कैरेक्टर। मतलब कैर 10 मतलब सिर्फ पहले से 10 स्पेस आपके ऑक्यूपाई हो गए, और वैर कैर 10 मतलब एक भी स्पेस ऑक्यूपाई नहीं हुआ। तो वैर कैर और कैर दोनों में कैरेक्टर मतलब सब होता है। कैरेक्टर न्यूमेरिक भी हो सकता है, अल्फाबेटिकल भी हो सकता है, स्पेशल, और ये सब रीड करता है, वैर कैर भी कैर भी, सिर्फ मेमोरी का डिफरेंस होता है। कैर मतलब फिक्स्ड लेंथ और वैर कैर मतलब डायनेमिक लेंथ। मैंने यहाँ पे यूज़र नेम पासवर्ड ले लिया। अब देखो इसमें प्राइमरी की बहुत आसानी से बना सकते हो आप, आपको ज़्यादा कुछ अलग से प्रोग्रामिंग करने की जरूरत नहीं। यहाँ बस इंडेक्स में जाके प्राइमरी ले लो, आपका प्राइमरी की बन गया। और अब अपन यहाँ पे सिंपल सेव पे क्लिक करो। जैसे मैं सेव पे क्लिक करूँगा तो मेरा ये टेबल क्या हो चुका है, क्रिएट हो चुका है। यूजर नेम पासवर्ड प्राइमरी की मतलब ये जो आपको की दिख रहा है, ऐसा कोई जो आपका की टाइप का कोई सिंबल है, इसका मतलब ये प्राइमरी की बन गया। ये आपका डेटाबेस का एक टेबल हमारा क्रिएट हो गया। अब टेबल दूसरा बनाएंगे। दूसरा टेबल का नाम क्या है अपना, रजिस्ट्रेशन, TBL_रजिस्ट्रेशन। इसमें कितने फील्ड लेने हैं अपने को, 3 फील्ड लेने हैं। वी विल गो देयर, simply write email, after that password, after that mobile. What data type you will use, varchar. In password what type I will use, char. And for mobile number what field I will use, char. Okay, email ID will be length will be 50, password length will be 12, and mobile number length will be 12. एंड नाउ आई एम क्रिएटिंग, अभी देयर हैव 2 कैंडिडेट की। देखो कैंडिडेट की क्या होते हैं, ऐसे कीज जो प्राइमरी की के लिए एलिजिबल होते हैं उनको कैंडिडेट की बोलते हैं। अब यहाँ पे ईमेल भी क्या है, प्राइमरी की के लिए एलिजिबल है। मोबाइल नंबर भी क्या है, प्राइमरी की के लिए एलिजिबल है। तो हम किसको प्राइमरी की बनाएंगे, अब अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट है। प्रोफेशनली देखा जाए तो ईमेल आईडी इज मोस्ट प्रोफेशनल फील्ड फॉर ईमेल आईडी। तो हम ईमेल आईडी को अभी यहाँ पे रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है। ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ कि ईमेल को ही बनाएंगे, रिक्वायरमेंट आपकी ऐसी है कि आप सॉफ्टवेयर ऐसा चलाना चाहते हो, फीडबैक जो आप अर्बन एरियाज़ को, विलेजेस को, ठीक है, रूरल एरिया को, सभी को कवर करना चाहते हो तो फिर मोबाइल नंबर ले लो, क्योंकि मोबाइल नंबर जो है वो सबके पास होता है आज के डेट में, और ईमेल आईडी सबके पास नहीं होता है।
तो वो फील्ड में क्या टाइप लेना है ये पहले से डिसाइड नहीं है, इट्स डिपेंड ऑन योर रिक्वायरमेंट। आपका जिस टाइप का रिक्वायरमेंट होगा उसके बेसिस पे ही आपका फील्ड डिसाइड होगा। ओके, तो यहाँ पर एडमिन नाम से मैंने यहाँ पे क्रिएट किया। दूसरा मैंने रजिस्ट्रेशन टेबल बनाया जिसमें मैंने 3 फील्ड लिया, क्योंकि मैंने पहले बताया कि आजकल सबसे ज़्यादा बिजी पर्सन्स हैं जिनको ज़्यादा फील्ड भरने के लिए इतना टाइम नहीं है। ज़्यादा फील्ड दे दोगे तो वो छोड़ छाड़ के दूसरे साइट को ओपन कर लेंगे, इसलिए आपको कम से कम फील्ड देना है। और तीसरा जो हमारा टेबल है, जो मेन टेबल है, दैट इज कॉल्ड फीडबैक टेबल। अब ये बनाता हूँ मैं TBL_feed। अब आप सोच रहे हो मैं TBL क्यों लिख रहा हूँ? मैं TBL इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि बाद में आपको इसका नाम देख के समझ में आ जाएगा भाई ये टेबल के लिए है, ठीक है, ये मतलब टेबल है, इसलिए मैंने यहाँ पे TBL लिखा है। अब फीडबैक में कौन कौन से टेबल लूँगा? ID, रेट और ईमेल। मतलब फीडबैक का ID, फीडबैक का रेट और फीडबैक का ईमेल, मतलब किसने दिया फीडबैक। तो मैं यहाँ पे 3 फील्ड ले लेता हूँ। ID मतलब ये तो सिर्फ नॉर्मल सीक्वेंशियल नंबर के लिए है, ID ले लिया, क्योंकि हर टेबल में प्राइमरी की होना ज़रूरी है। ऐसा मैंने नहीं बोला, ऐसा डॉक्टर EF कॉर्ड ने बोला। अब डॉक्टर EF कॉर्ड कौन थे ये आपने शायद सुना होगा। डेटाबेस के सबसे पहले क्रिएटर थे जिन्होंने डेटाबेस बनाया, और डेटाबेस के अंदर जितने भी नियम कानून हैं वो सब इन्होंने ही बनाया, ठीक है। मैं तो उनके जो नियम कानून है उनको बता रहा हूँ बस। अब यहाँ पे फीडबैक, रेट और इसके बाद ईमेल में मैं क्या लूँगा? यहाँ पे varchar लूँगा, सिंपली आई विल टेक इट। अब देखो यहाँ पे मैंने इंट लिया, यहाँ पे इंट लिया, यहाँ पे varchar लिया। अब यहाँ पे मैंने 50 इम्प्लीमेंटेशन किया। अब ID के अंदर जाऊँगा और यहाँ पर इसको मैं प्राइमरी की बना लूँगा, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन का नियम यही है। नॉर्मलाइजेशन का जो नियम क्रमांक 1 है उसमें ये बताया जाता है कि हर टेबल में प्राइमरी की होना चाहिए। एवरी टेबल शुड बी प्राइमरी की। इफ टेबल हैज नो प्राइमरी की देन इट इज द वायलेशन ऑफ नॉर्मलाइजेशन। दैट्स व्हाई आई हैव पुट प्राइमरी की हियर। ओके, तो इसलिए मैंने प्राइमरी की यहाँ पर रखा। तो यहाँ पे कितने टेबल हो गए टोटल? 3 टेबल हमारे बन गए, मतलब प्रोजेक्ट का बैकएंड हमारा तैयार हो गया। अब आप लोग कैसे प्रोजेक्ट बनाते हो? पहले पूरा डिजाइनिंग कर लेते हो, फिर उसके बाद पूरा फॉर्म बना लेते हो, फिर डेटाबेस बनाते हो। ये गलत बात है। प्रोजेक्ट में पहले आपको बैकएंड, मतलब पहले आपका डाटाबेस, उसके बाद डिजाइनिंग और उसके बाद प्रोग्रामिंग, ये स्टेप्स आपको फॉलो करना है, ठीक है। आप उल्टा स्टेप फॉलो करते हो। जब भी आप कॉलेज का कोई प्रोजेक्ट बनाने जाते हो तो आपका जो स्टेप होता है दैट इज द डिफरेंट स्टेप। डिफरेंट टाइप के स्टेप्स क्या होते हैं इसके अंदर इम्प्लीमेंट होते हैं। ओके, तो इस तरीके से हम पूरा का पूरा इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं। तो प्रोजेक्ट के अंदर मैंने आपको बैक एंड पार्ट पूरा कंप्लीट बताया। अब मैं आ जाता हूँ फ्रंट एंड पे। तो फ्रंट एंड पे अभी मैं सबसे पहले मेन कंसर्न है डाटाबेस कनेक्टिविटी, JDBC। और JDBC मतलब होता है ये एक ब्रिज की तरह काम करता है। जैसे हमारा MySQL हो गया, ये डाटाबेस हो गया, और JDBC आपका क्या हो जाएगा? एक ब्रिज हो जाएगा जो डाटाबेस और यूजर इंटरफेस, मतलब आपके एप्लीकेशन के बीच में एक ब्रिज की तरह काम करेगा। अब मैं फ्रंट एंड किस में बनाऊंगा? एक्लिप्स में। एक्लिप्स मतलब जैसे मैंने PHP MyAdmin का यूज़ किया, सॉरी इस एक्लिप्स में एक्लिप्स 2 है मेरे पास, इसको मैं बंद कर देता हूँ क्योंकि ये एक्लिप्स के अंदर मैंने कॉन्फ़िगर सर्वर नहीं करके रखा है, तो इसको मैं हटा देता हूँ। अभी बहुत ही ज़्यादा नया है, बहुत ही ज़्यादा नया भी यूज़ नहीं करना है आपको, ठीक है। जैसे मार्केट में कल आया और आज आप यूज़ करने लग जाओ, वो भी गलत है। थोड़ा सा जो स्टेबल वर्जन है, इसलिए कंपनी आज भी जावा का 10 और 9 ही यूज़ कर रही है। अब देखा जाए तो जावा का 14 आ चुका है, तो जावा का 14 आ चुका है, जरूरी नहीं है कंपनी उसको यूज़ करे, क्योंकि कंपनी अनस्टेबल वर्जन यूज़ नहीं करती, ठीक है। तो जावा आपको कौन सा वर्जन पढ़ना चाहिए? जावा का 9 वर्जन या 10 वर्जन ही बहुत है। 99% कंपनियां इसी पे काम कर रही है। जावा 11, 12, 13, 14 वर्जन अभी कोई कंपनी यूज़ नहीं कर रही है ओरेकल के अलावा, क्योंकि ओरेकल ने ही बनाया है, ठीक है। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि आप बिल्कुल लेटेस्ट वर्जन के पीछे मत पड़ो, आप जो भी वर्जन पढ़ रहे हो उसी वर्जन पे अच्छे से फोकस करो। ओके, नाउ एक्लिप्स इज स्टार्टिंग। अब यहाँ पे एक्लिप्स स्टार्ट हो रहा है। एक्लिप्स थोड़ा सा आलसी सॉफ्टवेयर है, थोड़ा सा समय ज़्यादा लेता है, ठीक है।
क्योंकि उसका रीज़न ये है कि ये पहले मतलब लोड होने में थोड़ा सा समय इसलिए लेगा क्योंकि इसका जो पर्टिकुलर कॉन्फ़िगरेशन है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होना चाहिए, और हम लोगों का जो कंप्यूटर्स होता है वो इतना ज़्यादा ये कॉन्फ़िगर्ड नहीं होता। i5 i7 भी इसके लिए कुछ नहीं है, इसको बहुत ही ज़्यादा हाई फाई सिस्टम चाहिए। नाउ दिस इज़ द एक्लिप्स। मेरे ख्याल से बहुत सारे स्टूडेंट्स ने चलाया होगा। जिन लोगों ने नहीं चलाया, फर्स्ट टाइम आप लोग चला रहे हैं, तो मैं आपको थोड़ा सा बताना चाह रहा हूँ कि एक्लिप्स का ये पहला स्क्रीन इस तरीके से रहेगा। इसके बाद आपको फाइल में जाना है, न्यू में जाना है और डायनेमिक वेब प्रोजेक्ट में जाना है। मान लो आपको डायनेमिक वेब प्रोजेक्ट नहीं मिल रहा है तो फिर आपके एक्लिप्स में हो सकता है। एक्लिप्स दो टाइप के हैं, एक एक्लिप्स कोर जावा के लिए भी आता है, एडवांस के लिए भी आता है। तो आपको वेब डेवलपमेंट मतलब J2EE वाला जो एक्लिप्स है वो लेना है। और यदि नहीं यहाँ पे मिल रहा है तो आप अदर में जाके ढूंढ लेना। कभी कभी क्या है, हम सेलेक्ट नहीं करते तो अदर में भी मिल सकता है। जैसे आपको यहाँ नहीं मिलता तो यहाँ पे सिंपल आप डायनेमिक वेब प्रोजेक्ट सर्च करना अदर में जाके, तब मिल जाएगा। अब मैं यहाँ पे नेक्स्ट करता हूँ। मैंने अपने प्रोजेक्ट का नाम दे दिया फीडबैक सिस्टम। ये मेरा प्रोजेक्ट है। कहाँ पे आपको सेव करना है ये लोकेशन डिसाइड कर लेना, ठीक है। अब देखो ये जो अपना सेशन है ये मैं बहुत जल्दी जल्दी नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि जितना मैं बताऊँ उतना आपको समझ में आए, ठीक है। यदि कुछ बचेगा तो एक अपन कंडक्ट और कर लेंगे वर्कशॉप, उसमें मैं आपको बता दूंगा। लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि मैं जितना बताऊँ उतना आपको समझ में आए, ठीक है। इसलिए बिल्कुल मैं जल्दबाजी नहीं कर रहा हूँ। तो आप भी बिल्कुल इसको चाहो तो पूरा अच्छे से देखो, और आपको नोट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको सब चीज़ें वैसे मुझे लग रहा है कोई नोट नहीं कर रहा होगा, पर फिर भी मैं बता रहा हूँ कि नोट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। आपको पूरा यूट्यूब के अंदर इसका पूरा सेशन मिल जाएगा। अब देखो यहाँ पे मैंने नेक्स्ट किया, web.xml फाइल में गया, फिनिश में गया। जैसे मैं इसमें जाऊँगा तो यहाँ पर आप देखिए कि इसके अंदर आपको ये पूरा प्रोजेक्ट मेरा यहाँ पे दिख गया, फीडबैक सिस्टम, ठीक है। फीडबैक सिस्टम का प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर बन गया, प्रोजेक्ट नहीं बन गया। यदि प्रोजेक्ट बन जाता तो फिर तो बहुत अच्छा होता। अभी तक ऐसा कोई टूल नहीं आया है कि हम सोचें और प्रोजेक्ट बन जाए। धीरे धीरे वो भी आने की तैयारी में है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे देखो, इसमें एक्लिप्स में दो फोल्डर पे आपको ध्यान देना है। एक जावा रिसोर्स और दूसरा वेब कंटेंट। जावा रिसोर्स किसके लिए होता है? सर्वलेट के लिए होता है। मतलब ये सर्वलेट का डिपार्टमेंट है और ये जेएसपी का डिपार्टमेंट है। जेएसपी किसके लिए? डिजाइनिंग के लिए, और सर्वलेट किसके लिए? प्रोग्रामिंग के लिए। इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है वो आपको इम्प्लीमेंट करना है। अब मैं यहाँ पे गया, सबसे पहले मैं न्यू फाइल में गया। न्यू फाइल में जाने के बाद एक जेएसपी ले लेता हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। कहाँ पे गया? वेब कंटेंट में गया, index.jsp, ठीक है। index.jsp नाम से मैंने एक फाइल क्रिएट कर दी यहाँ पे। अब आप सोच रहे होगे इंडेक्स नाम से ही क्यों क्रिएट किया? क्योंकि इंडेक्सिंग मतलब ये प्रोफेशनल नेम होता है स्टार्टिंग फाइल का, कि जो फाइल आपको स्टार्ट करना है उसको आप इस नाम से लिखिए। अब index.jsp के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो, ये आपको जाना पहचाना लग रहा होगा, HTML है ये। JSP में कुछ भी नहीं है, HTML तो एज इट इज़ यूज़ होता है, क्योंकि मैंने पहले नंबर पे लिख दिया था कि HTML, CSS, JS, jQuery डिजाइनिंग के लिए यूज़ होंगे। अब मैं यहाँ पे एक डिजाइनिंग करता हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पे एक हेडर बना लेता हूँ। सबसे पहले वैसे आपको कंटेनर लेना चाहिए। मतलब एक प्रोफेशनलिज्म ये बोलता है कि जब भी आप कोई वेब डेवलपमेंट करो तो पहले एक कंटेनर ले लो। कंटेनर से क्या होगा, उसको मैनेज करना बहुत आसान होता है। फिर आजकल हेडर आ चुका है। हेडर एक प्रीडिफाइंड टैग है HTML का। सेक्शन एक टैग है HTML का जो मिडिल के लिए यूज़ होता है। अब मैं क्या बना रहा हूँ, एक वेब पेज बना रहा हूँ, ठीक है। थोड़ा सा ज़्यादा अट्रैक्टिव तो नहीं बना पाऊँगा, बाकी आपको एक वेब पेज का एक छोटा सा गाइडलाइन मैं आपको देता हूँ कि पहले अपन ने JSP बनाया। अब एक CSS बना लेते हैं। CSS किसके लिए होता है? कैस्केडिंग स्टाइल शीट डिजाइनिंग के लिए। तो यहाँ पे देखो, इसमें भी अदर में जाना पड़ेगा, यहाँ दिख नहीं रहा है तो अदर में जाइए और यहाँ पे सिंपल CSS लिख दीजिए। ये फाइल आपके सामने प्रिंट हो जाएगा। नाउ यू कैन गो थ्रू देयर। सिंपल यहाँ पे आप style.css लिखिए, ये बन गया CSS। इसमें क्या करना है आपको, इसमें आपको जितना भी आपने हेडर फुटर, मतलब अपन ने जो HTML के टैग लिए हैं, कौन कौन से टैग लिए हैं? हेडर लिया मैंने, ठीक है। बैकग्राउंड कलर मैं कौन सा कर देता हूँ? बैकग्राउंड कलर मैंने यहाँ पे दे दिया ब्लू कलर दे दिया, ठीक है। इसके बाद सेक्शन का कलर मैंने दे दिया बैकग्राउंड
कलर ग्रे, और यहाँ पर मैंने फूटर ले लिया। फूटर का जो मैंने बैकग्राउंड कलर दे दूंगा ग्रे। ठीक है, अब ये चीज़ क्या है, ये आपको CSS है ये, और इसका काम होता है HTML के अंदर के जो टैग होते हैं उनको डिजाइन देना, उनको प्रॉपर्टीज़ देना। हाइट 200 पिक्सल, जैसे आप बोलते हो ना डिजाइन डाल रहा है, डिजाइन डाल रहा है मतलब डिजाइनिंग इंप्लीमेंट करना। मतलब HTML तो सिर्फ ब्लैक एंड वाइट होता है, ब्लैक एंड वाइट को कलरफुल करना है तो उसके लिए आपको CSS आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और कलरफुल के साथ डायनेमिक होना है तो उसके लिए फिर आपको जावास्क्रिप्ट और jQuery आना बहुत ज़रूरी है। ये मैंने हाइट दे दिया 100 पिक्सल, ये बन गया। अब ये फाइल अलग है, ये फाइल अलग है, तो इसको लिंक करना पड़ता है। लिंक करना मतलब इंटीग्रेट करना। लिंक href इक्वल टू style.css rel बराबर स्टाइल सीट। मतलब ये जो मैं लिख रहा हूँ ये आपको क्यों लिख रहा हूँ, CSS फाइल को JSP में इंटीग्रेट करना। ये नहीं करोगे तो आपका जो CSS है वो आपके JSP पेज में इंटीग्रेट नहीं होगा। इट्स फॉर इंटीग्रेशन, ये किसके लिए है, इंटीग्रेशन के लिए है। ये आ गया। अब रनेज में जाइए। रनेज में जाने के बाद आप सिंपल पहले अपन टेस्ट कर लेते हैं कि ये चल भी रहा है कि नहीं चल रहा है। ठीक है, अब ये टॉमकैट अपाचे सर्वर है, इसके अंदर इंटीग्रेट रहता है, आपको अलग से करना भी पड़ता है। ठीक है, तो इसका सेशन भी मैंने YouTube में बताया है कि टॉमकैट अपाचे कैसे इंटीग्रेट करते हैं, आप देख सकते हैं। अब ये टॉमकैट जो सर्वर है ये वेब सर्वर होता है जो आपका पेज को रन करेगा। कहाँ पर रन करेगा, ब्राउजर्स में रन करेगा। तो देखो थोड़ा सा समय लेता है एक्लिप्स, मैंने बताया था कि एक्लिप्स थोड़ा लोड होने में टाइम लेगा। अब देखो ये आपका जो सॉफ्टवेयर है अब ये लोड होने की तैयारी में है, और ये सॉफ्टवेयर मेरे ख्याल से लोड हो चुका है। देखो ये आपका पेज क्रिएट हो गया है जिसमें हेडर है, मिडिल है, फुटर है। आप इस URL को उठा करके चाहो तो आप अपने खुद के ब्राउज़र में भी जा कर के इसको पेस्ट कर सकते हो, बाहर वाले ब्राउज़र में। मतलब एक्लिप्स में एक इनबिल्ट ब्राउज़र होता है जिसको अपन एक्लिप्स ब्राउज़र बोलते हैं। अपन एक्लिप्स ब्राउज़र में रन ना करके मैंने इसको बाहर के ब्राउज़र्स में मैनेज कर दिया। ठीक है, अब इसके अंदर आपको जो लिखना है, मतलब जो लिखना मतलब आपके प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग। तो मैंने प्रोजेक्ट में यहाँ पे लिख दिया H1 वेलकम इन फीडबैक सिस्टम। फीडबैक सिस्टम, वेलकम इन फीडबैक सिस्टम लिख दिया मैंने। और सेक्शन में आपको जो भी देना है, मतलब जो भी देना है इन द सेंस कि जैसे आप यहाँ पे दो अलग अलग हाइपर लिंक दे दो। एक मैंने दे दिया एडमिन। हालांकि ऐसा देना नहीं चाहिए पर अभी मैं सैम्पल प्रोजेक्ट बता रहा हूँ। एडमिन का कभी URL के थ्रू लॉगिन होता है। और दूसरा रहेगा यहाँ पे यूजर्स, या यहाँ पे दे दिया मैंने कस्टमर। ठीक है, ये दो अलग अलग मैंने हाइपर लिंक दे दिया। एडमिन के लिए मैं क्या बना दूंगा, admin.jsp, और कस्टमर के लिए क्या बना दूंगा, feedback.jsp। ठीक है, कस्टमर के लिए मैंने दे दिया यहाँ पे फीडबैक नहीं, यहाँ पे दे दूंगा मैं registration.jsp। ये मैंने पेज क्रिएट कर दिया। इन सबको सेंटर में दे दो। सेंटर एक टैग होता है जिससे आप अपने HTML के अंदर के कंटेंट को सेंटर अलाइन कर सकते हैं। ये आ गया। अब मैं इसको वापस से यहाँ से इस बटन पे प्रेस करके इसका आउटपुट देख सकता हूँ। बार बार मुझे अब इसको सबमिट करने की ज़रूरत नहीं है। आई विल सिंपली क्लिक हियर। ठीक है, यदि वो मैनेज नहीं होता है तो फिर मुझे अलग से उसको रिकम्पाइल करना पड़ेगा। ये आ गया देखो, एडमिन और कस्टमर। इस वाले विंडो को भले आप बंद कर दो। अब एडमिन कस्टमर मैं चाहता हूँ न्यू लाइन में आ जाए। तो यहाँ पे BR लगा दो, इससे ये न्यू लाइन में आ जाएगा। ये आ गया। इसको थोड़ा सा मार्जिन देना है तो यहाँ पर आप पैडिंग मतलब होता है इंटरनल साइज। मैंने यहाँ पे दे दिया पैडिंग टॉप 30 पिक्सल। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका कंटेंट है वो 30 पिक्सल थोड़ा सा नीचे चला जाएगा, जैसे आपका चला गया यहाँ पे कंटेंट। अब यहाँ पे admin.jsp, registration.jsp, ये पूरी चीज़ें इसमें बन गई है। आपको और थोड़ा सा डिजाइनिंग करना है तो आप ऐसा भी लिख सकते हो। देखो सेक्शन A, मतलब सेक्शन A का मतलब सेक्शन टैग के अंदर जो हाइपर लिंक है
वो उसकी डिजाइनिंग कर रहा हूँ मैं। यहाँ पे दे दिया विड्थ 400 पिक्सल, फ़ॉन्ट साइज मैंने दे दिया 28 पिक्सल, कलर मैंने दे दिया वाइट। ठीक है, देखो इतना लिखने से आपने इतना लिखा अपन ने, और इसको मैं रिफ्रेश करूँगा तो इसके अंदर इस तरीके से आ गया एडमिन और कस्टमर। यहाँ पे चाहो तो आप इसमें बैकग्राउंड कलर भी भर दो। बैकग्राउंड कलर मैंने दे दिया, बैकग्राउंड कलर में क्या दे दिया, ब्लू ही दे दिया, क्योंकि ब्लू से ब्लू मैच करेगा। ये आ गया एडमिन और कस्टमर। तो ये सबसे मैंने यहाँ पे अलग अलग मैनेज कर दिया। इसके बाद यहाँ पे एक प्रॉपर्टी और होती है लाइन हाइट, मैंने दे दिया 50 पिक्सल। लाइन हाइट से क्या हो जाएगा, इनके बीच में थोड़ा हाइट, लाइन के बीच में क्या एक लाइन होती है, लाइन आपस में क्या हो गई, मैनेज हो गई। तो ये सिंपल एक मैंने प्रोजेक्ट का इम्प्लीमेंटेशन किया। अब यहाँ पे देख सकते हो थोड़ा चारों तरफ से इसमें गैप आ रहा है, तो चारों तरफ से जो गैप आ रहा है उस गैप को फिनिश करने के लिए आप बस एक टैग यूज़ करिए, मार्जिन 0 पिक्सल, मार्जिन 0 पिक्सल। ये आपका इम्प्लीमेंट हो गया, एक यूआई आ गया एडमिन कस्टमर। अब मैं यहाँ पे सिंपल जाऊँगा, सिंपल जाने के बाद राइट क्लिक किया, न्यू में गया, जेएसपी फाइल में गया। जेएसपी फाइल में जाने के बाद इसका नाम दे दिया मैंने एडमिन डॉट जेएसपी, सॉरी एडमिन डॉट जेएसपी। ये जेएसपी फाइल बना दिया मैंने। दूसरा फाइल राइट क्लिक किया, न्यू में गया, इस फाइल का नाम दे दिया मैंने रजिस्ट्रेशन, reg.jsp, रजिस्ट्रेशन डॉट जेएसपी फाइल आपकी क्रिएट हो गई। अब देखो एक में ही डिजाइनिंग करना है, दूसरे में कुछ नहीं करना है। मैं एडमिन डॉट जेएसपी में इंडेक्स डॉट जेएसपी का पूरा कोड कॉपी किया, कंट्रोल ए करके यहाँ पे कंट्रोल भी कर दिया। रजिस्ट्रेशन डॉट जेएसपी में भी मैंने यही किया, कंट्रोल ए करके मैंने कंट्रोल भी कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे वेलकम इन, यहाँ पे लिख दिया मैंने कस्टमर रजिस्ट्रेशन फॉर्म। क्या है ये, कस्टमर का रजिस्ट्रेशन फॉर्म। ठीक है, अब यहाँ पे कस्टमर रजिस्ट्रेशन, अपन यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फॉर्म बना लेंगे जो भी अपने को फील्ड के रिक्वायरमेंट है। और ये जो एडमिन डॉट जेएसपी में अपन क्या लिख देंगे, वेलकम इन एडमिन लॉगिन। एडमिन का कोई रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, एडमिन का क्या होगा, लॉगिन का। वेलकम इन एडमिन लॉगिन। तो ये मैंने रजिस्ट्रेशन बना दिया, ये लॉगिन बना दिया। अब इसको मैंने सबमिट किया, जैसे मैंने यहाँ पे पोस्ट किया, यहाँ पे आप देख सकते हो एडमिन डॉट जेएसपी वेलकम इन एडमिन लॉगिन। और मैं यहाँ पे कस्टमर पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे आ गया फीडबैक वेलकम इन कस्टमर रजिस्ट्रेशन फॉर्म। अब ये जो मेन्यू अपन ने बनाया था, इस मेन्यू से आप BR हटा दो और इसको, ये जो मेन्यू अपन ने यहाँ बनाया है, इसको उठा करके यहाँ सामने लगा दो। ठीक है, अभी मैं डिजाइनिंग पे इतना फोकस नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, पर मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि मेन्यू आपके हर पेजेस में क्या होना चाहिए, अपीयर्ड होना चाहिए। हर जगह मेन्यू क्या होना चाहिए, रिप्रेजेंट होना चाहिए, जिससे आप बाद में जब नेविगेशन करोगे तो ये मेन्यू ही आपका काम आएगा। जैसे वेलकम इन कस्टमर रजिस्ट्रेशन है, अब कस्टमर रजिस्ट्रेशन फॉर्म के अंदर भी क्या होना चाहिए, यहाँ पे मेन्यू। अब ब्लू में ब्लू नहीं दिख रहा है, देखो, तो ब्लू में ब्लू नहीं दिख रहा है, तो इस केस में अपन CSS में जाएंगे और हेडर के अंदर कलर, कलर मतलब होता है फ़ॉन्ट कलर। कलर मैंने क्या कर दिया, वाइट। जैसे मैं कलर वाइट करूँगा तो देखो यहाँ पर कलर वाइट यहाँ पे आ गया। इसके अंदर मैं यहाँ पे हेडर के अंदर ए, मतलब जो हेडर है उसके अंदर जो ए है उसका कलर क्या कर दिया मैंने, यहाँ पे वाइट कर दिया। तो जैसे मैंने वाइट किया तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि इसका कलर भी क्या हो जाएगा, इस तरीके से आ गया। अब मैं एडमिन में जाऊँगा तो एडमिन में चला गया, कस्टमर में जाना है तो मैं कस्टमर में चला गया। ठीक है, और ये जो आपका रजिस्ट्रेशन डॉट जेएसपी है, इसके अंदर का भी जो हाइपर लिंक है उसको मैं टॉप में कर देता हूँ। तो इस तरीके से पूरा नेविगेशन सिस्टम क्या हो गया, हमारे प्रोजेक्ट का क्रिएट हो गया। अब मैं सिंपल आपको बताता हूँ कि किस तरीके से रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाना है। ठीक है, हाउ टू क्रिएट रजिस्ट्रेशन फॉर्म। तो देखो सबसे पहले रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाने के लिए आपको एक सिंपल फॉर्म लेना है, फॉर्म एक्शन इक्वल्स टू, फिर यहाँ पे मेथड बराबर पोस्ट, ये ले लिया मैंने। यहाँ पर मैं 3 टेक्स्ट फील्ड, अभी मैं डिजाइनिंग नहीं कर रहा हूँ, इतना समय नहीं है कि मैं डिजाइनिंग आपको अच्छे से कर पाऊँ। इनपुट टाइप इक्वल टू ईमेल ले लिया, यहाँ पे प्लेस होल्डर ले लिया, यहाँ पे जाएगा एंटर ईमेल, इससे ईमेल मैंने यहाँ पे एंटर कर लिया।
आफ्टर दैट ईमेल के बाद दूसरा फील्ड क्या है, BR लगा दिया, पासवर्ड, और फिर क्या है तीसरा फील्ड, मोबाइल। और यहाँ पर मैंने सिंपल गया BR और यहाँ पे जाएगा इनपुट टाइप बराबर सबमिट, नेम बराबर BTN सबमिट, वैल्यू बराबर REG। ठीक है, ये पूरा मैंने यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर दिया। रजिस्ट्रेशन, एंटर ईमेल, एंटर पासवर्ड। ठीक है, ये मैसेज है, प्लेस होल्डर मतलब होता है हिंट, और एंटर मोबाइल, किसके लिए, मोबाइल नंबर के लिए। पासवर्ड दिखना नहीं चाहिए, ये पासवर्ड किसी को दिख जाएगा तो वो आपके अकाउंट में चला जाएगा। इनपुट टाइप, इसके बाद मोबाइल नंबर, क्या नंबर होना चाहिए, तो मैंने यहाँ पे क्या दे दिया, नंबर दे दिया। इससे आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म बन गया। अब कैसे बन गया, मैं यहाँ पे सबमिट करूँगा। नाउ वी रिफ्रेश दिस, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एंटर ईमेल, एंटर पासवर्ड और एंटर मोबाइल। इनके बीच में एक BR नहीं, दो BR लगा दो, क्योंकि एक BR में इसका गैप बहुत कम आ रहा है, इसलिए 2 BR लगाने से क्या होगा, इसका गैप बराबर हो जाएगा। अब मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, यहाँ पे आप देख सकते हो ये आ गया एंटर ईमेल, पासवर्ड, मोबाइल। अब जैसे मैं रजिस्ट्रेशन करूँगा तो अब इसमें बनाएंगे अपन सर्वलेट। सर्वलेट कैसे बनाएंगे, यहाँ पे जाइए, यहाँ पे जाइए, सर्वलेट कहाँ पे बनेगा, ये बना सर्वलेट। सर्वलेट का नाम दे दिया मैंने REG सर्वलेट, SRC के अंदर। ठीक है, तो पहले स्टैंडर्ड वे फॉलो करना है, तो पहले एक पैकेज बना लो आप। पैकेज बना लिया मैंने, किस नाम से, डाओ मतलब होता है डेटा एक्सेस ऑब्जेक्ट, आप किसी भी नाम से बना लो, पर ये स्टैंडर्ड नेम होता है डेटा एक्सेस ऑब्जेक्ट, बिजनेस एक्सेस ऑब्जेक्ट। और यहाँ पे सर्वलेट नाम से होगा। सर्वलेट क्या है, जावा का एक क्लास है, इसका नाम REG SER दे दिया। नेक्स्ट गया, फिर नेक्स्ट गया। अब सर्वलेट में क्या क्या चाहिए मेरे को, डू पोस्ट, डू गेट, ये कुछ नहीं चाहिए मुझे, सिर्फ क्या चाहिए, डू पोस्ट चाहिए। तो जो मेथड आपको चाहिए वो आप यहाँ पे क्लिक कर दो, फिनिश। आई ओनली नीड डू पोस्ट, क्योंकि मैं पोस्ट वाला ही इम्प्लीमेंटेशन सर्वलेट में, बाकी के फालतू के मेथड मुझे नहीं चाहिए। अब देखो ये सर्वलेट का नाम क्या है, यहाँ पे REG SER। सर्वलेट का नाम क्या है, REG SER। तो मैं सिंपल यहाँ पे पहले चेक कर लूँगा कि सर्वलेट चल भी रहा है कि नहीं चल रहा है। ठीक है, यहाँ पे क्लिक किया, REG SER में यदि पहुँच गया यहाँ तक, इसका मतलब ये है कि सर्वलेट चल रहा है। नहीं पहुँचा मतलब बीच में रुक गया, मतलब एरर आ गई। देखो यहाँ पे क्लिक किया मैंने रजिस्ट्रेशन में, नॉट फाउंड बता रहा है, मतलब सर्वलेट अभी आपका इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि सर्वलेट एक क्लास है और इसको एक बार अपन यहाँ पे लोड भी कर सकते हैं। मैंने सिंपल गया यहाँ पे रन ऑन सर्वर, एक बार इसको रिस्टार्ट कर लो, क्योंकि जब भी आप कोई क्लास लोड करते हो तो इसको वापस से सर्वर में मैनेज करना पड़ता है। सर्वलेट अभी बाय डिफॉल्ट आपके कैशे से नहीं आ रहा है। दिस वन आई विल सिंपली गो देयर, क्लिक ऑन रजिस्ट्रेशन, हियर सर्वलेट वर्किंग। ठीक है, तो जब भी आप जावा में कोई काम करिए, वेबसाइट मतलब कोई डेवलपमेंट करिए, तो मान लो वो चीज़ नहीं मिल रहा है तो एक बार आप अपना सर्वर को रीस्टार्ट कर लीजिए। अब यहाँ पर सर्वलेट में एक्चुअली डू पोस्ट, डू गेट, दो मेथड होते हैं सर्विस मेथड में, गेट और पोस्ट। अभी हम क्या यूज़ कर रहे हैं, पोस्ट मेथड यूज़ कर रहे हैं। अब हमारा मेन कंसर्न क्या है कि ये जो रजिस्ट्रेशन कर रहा है इसके डाटा को गेट करना। तो गेट करने के लिए अपने को इस फॉर्म के अंदर नाम देना पड़ेगा। जैसे आपको कोई बुलाता है तो आपको कैसे बुलाता है, नेम से, वैसे इन सभी टेक्स्ट फील्ड जो हमने रजिस्ट्रेशन फॉर्म में दिया है इनके आपको नाम देना पड़ेगा। जैसे मैंने यहाँ पे ईमेल दे दिया, पासवर्ड दे दिया, नेम बराबर यहाँ पे दे दिया TXT मोबाइल। ये सभी फील्ड मैंने यहाँ पे मैनेज कर दिया, नेम, पासवर्ड, मोबाइल। ओके, अब यहाँ पर स्ट्रिंग नेम इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट, देखो अब रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर क्या है, रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर ये JSP के अंदर जो फॉर्म एलिमेंट है उसके अंदर के डाटा को गेट करेगा। तो क्या है, पहला नंबर पे क्या है, ईमेल है। इसका मतलब ये हुआ कि जो आप ईमेल वाले टेक्स्ट फील्ड में लिख रहे हो वो वैल्यू कहाँ पे आ रही है, यहाँ पे। इसके बाद नेक्स्ट नंबर पे क्या है, देखो अब एक बार अपन ने लिख लिया दिस वन, दिस वन, दिस वन। ईमेल के बाद क्या है, पासवर्ड है, तो पास दे दो। फिर क्या है, मोबाइल है, तो फिर मोबाइल दे दो। जस्ट अ मिनट,
पास ईमेल पास मोबाइल, txt ईमेल, txt पास और txt ये हो गया txt मोबाइल। ये तीनों फील्ड मैंने यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर दिए। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी आपका ईमेल आईडी, पासवर्ड और मोबाइल नंबर है वो फील्ड आपका यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट क्या हो रहा है, मैनेज हो रहा है। ओके अब नेक्स्ट वन क्या करना है अपने को, नेक्स्ट इम्प्लीमेंटेशन क्या करना है, डेटाबेस कनेक्टिविटी, जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है। तो डेटाबेस कनेक्टिविटी के लिए ज़्यादा कोई कठिन कोड नहीं है, बहुत ही सिंपल कोड है। तो सबसे पहले नंबर पे आपको डेटाबेस कनेक्टिविटी के लिए जो भी आपका ड्राइवर है, ठीक है, अब ड्राइवर मतलब इन द सेंस कि मतलब आपका जो एप्लीकेशन में एक्चुअली क्या होता है, जैसे आपका ये एप्लीकेशन है, दूसरा डाटाबेस है, इन दोनों के बीच में एक ब्रिज होता है, दैट इज़ कॉल्ड ड्राइवर। तो पहले नंबर पे आपको माइस्क्यूएल का जो ड्राइवर है वो आपको पहले लाना पड़ेगा ढूंढ के। अब कहाँ से ढूंढ के लाओगे, आप नेट में लिख देना माइस्क्यूएल ड्राइवर, तो आपको अपने आप ड्राइवर मिल जाएगा। मेरे पास मैंने अपने फोल्डर में रखा हुआ है, तो मैं अपने फोल्डर से इस ड्राइवर को ले लूँगा, पर आप नेट से डाउनलोड कर लेना माइस्क्यूएल ड्राइवर, तो आपको वहाँ से मिल जाएगा। ये से रहता है माइस्क्यूएल कनेक्टर जावा, और इसको सिंपल लिब के फोल्डर में जाके पेस्ट करना है बस। आपका जो LIV फोल्डर है कहाँ मिलेगा, ये वेब INAP के अंदर LIV फोल्डर में जाकर के इस ड्राइवर को पेस्ट करना है। ड्राइवर क्या करेगा, फ्रंट एंड और बैक एंड के बीच में एसोसिएशन कनेक्टिविटी करेगा, मतलब माइस्क्यूएल के अंदर जो डाटा है उसको एप्लीकेशन मतलब JSP से उसको माइस्क्यूएल में फिल कराएगा। अब सबसे पहले नंबर पे क्या आएगा, क्लास डॉट फोर नेम, पहले क्या आएगा, क्लास डॉट फोर नेम, इसमें क्या आएगा, कॉम डॉट माइस्क्यूएल डॉट JDBC डॉट ड्राइवर। आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, कॉम डॉट माइस्क्यूएल डॉट JDBC डॉट ड्राइवर। फिर इसके बाद मतलब ये क्यों लिखते हैं, क्योंकि ये जो आपने ड्राइवर लिखा है इसके अंदर का पूरा इम्प्लीमेंटेशन है, इसको अपन ने यहाँ पे प्रोजेक्ट में मैनेज कर दिया। अब कनेक्शन कौन, ड्राइवर मैनेजर। आपको ये कोड याद नहीं होगा तो मेरे ब्लॉग में जाना और वहाँ पे लिख देना JDBC, आपको ये पूरा कोड मिल जाएगा, ठीक है। हालांकि याद होना चाहिए, JDBC कोलन माइस्क्यूएल कोलन / लोकल होस्ट 3306, बस ध्यान रखना ये माइस्क्यूएल का पोर्ट नंबर है और यहाँ पे डेटाबेस का नाम अपन ने क्या दिया है, फीडबैक दिया है। एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं कि अपने डेटाबेस का नाम क्या है, आई थिंक दैट फीडबैक ही नाम है। इसके बाद रूट, यूजर नेम क्या रहेगा, रूट, और पासवर्ड क्या रहेगा, ब्लैंक। तो पहले स्टेप में आपको ये लिखना है कनेक्शन कौन, इसका मतलब होता है कनेक्शन स्ट्रिंग, और ये देखो यहाँ पे आपको पैकेज में java.sql पैकेज देना है। नेक्स्ट स्टेप में स्टेटमेंट st इक्वल्स टू कॉन डॉट क्रिएट स्टेटमेंट, ये आपको लिखना है, दिस वन। और यहाँ पर आपको क्यूरी लिखनी है। अब ये क्यूरी मैं वही बता रहा था, ये क्यूरीज आपको इस क्यूरी के उसके लिए आपको SQL सीखना कंपलसरी है। TBL फीड भी लिख सकते हो, जो भी आपके टेबल का नाम है, फीडबैक है, सॉरी फीडबैक नहीं, TBL_रजिस्ट्रेशन। टेबल के कॉलम का नाम दे दो ईमेल पासवर्ड मोबाइल। अब कौन कौन से फील्ड है इसमें, वैल्यूज़ ये आपके SQL क्यूरीज में लिख रहा हूँ यहाँ पे, सिंगल कोट। अब देखो जो वैल्यूज़ आपको कैसे भेजना है, सिंगल कोट लगाओ बंद करो, डबल कोट लगाओ बंद करो, प्लस लगाओ, ईमेल हो गया। फिर यहाँ पे सिंगल कोट, डबल कोट, प्लस, ये सबसे अच्छा ट्रिक है डेटाबेस में डेटा पहुँचाने का। फिर कॉमा लगाओ, सिंगल कोट, डबल कोट, प्लस, ईमेल पास और मोबाइल, ये तीनों फील्ड की वैल्यू इसके अंदर आ गई। स्टेटमेंट भी किसके अंदर है, java.sql के अंदर है, तो इसको भी आप यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर लो। स्टेटमेंट st इक्वल्स टू कॉन डॉट क्रिएट स्टेटमेंट, क्लिक हियर। यदि नहीं है तो यहाँ पे java.sql इसको एक साथ ऑल कर दो, ऑल मतलब जितने भी होंगे सब एक साथ आ जाएंगे, अलग अलग से आपको इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कॉन डॉट क्रिएट स्टेटमेंट, कनेक्शन इज़ नॉट एप्लीकेबल, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये आ जाएगा। इसके बाद ये शायद यहाँ पे ब्लैंक ले रहा है इसमें, तो आप इसको ब्लैंक ही कर दो।
इसके बाद इंट एक्स एग्जीक्यूट अपडेट में एक्चुअली क्या है, 3 तरीके से अप्रोच होता है जावा में। तो ये जो अप्रोच है इसमें एग्जीक्यूट अपडेट में आपको पास करना पड़ेगा। एक और आता है कॉलेबल स्टेटमेंट, वहाँ पर आपको ज़रूर इसके अंदर पास करना रहता है। जस्ट अ मिनट, ये आ गया, इसमें 2 डबल कोड लग गए, तो ये डबल कोड आपका एक ही रहेगा, दिस वन। और लास्ट में बस यहाँ पे कंडीशन लगाना है, इफ एक्स नॉट इक्वल्स टू 0 आउट डॉट प्रिंट REG सक्सेसफुली, रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली। आपका रजिस्ट्रेशन क्या हो गया, सक्सेसफुली हो चुका है। आउट डॉट प्रिंट लिखना है तो आउट डॉट प्रिंट लिखो। अब आउट क्या है, आउट को ही बताना पड़ता है। प्रिंट राइटर क्लास का क्या है, ये रेफरेंस है। आउट बराबर रिस्पॉन्स डॉट गेट, तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। ये प्रिंट राइटर इक्वल्स टू प्रिंट राइटर आउट इक्वल्स टू रिस्पॉन्स डॉट गेट राइटर, ये जावा डॉट आईओ के अंदर आता है। तो ये पूरी चीज़ें अपन ने यहाँ पे मैनेज कर ली। अब इसको एक बार आप चला करके देख लो। ईमेल, पासवर्ड, मोबाइल, ये डेटाबेस में डेटा क्या करेगा, इंसर्ट करेगा। एरर आएगी तो आप इसको बिल्कुल सॉल्व करो। एरर आने से आपको ये नहीं सोचना है कि नहीं चलेगा, ठीक है। एरर आ भी गया तो उसका आपके पास सोल्यूशन होना चाहिए। अब देखो ये क्यों नहीं दिया, क्योंकि सर्वर मैंने बंद कर दिया है। तो सर्वर आपका क्या होना चाहिए, चालू होना चाहिए। सर्वर यदि बंद है तो प्रोग्रामिंग कोड आपका नहीं चलेगा। तो फर्स्ट थिंग इज दैट योर सर्वर ऑलवेज विल बी स्टार्टेड। तो सर्वर आपका क्या होना चाहिए, चालू होना चाहिए, सर्वर बंद नहीं होना चाहिए। ये आ गया। अब मैं यहाँ पे कस्टमर में जाता हूँ, ये आ गया। ईमेल मैंने दे दिया, कुछ भी दे दिया मैंने, यहाँ पे दे दिया test@gmail.com, पासवर्ड 12345 और मोबाइल नंबर में आएगा 9812312345, कुछ भी दे दिया मैंने अभी। और इसको मैंने रजिस्ट्रेशन पे क्लिक किया, रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली, ठीक है। अब ये मैसेज से मतलब नहीं है कि आप मैसेज देख के खुश हो जाओ, आपको बैक एंड में जा कर के चेक भी करना है कि इसमें डेटा आया भी कि नहीं आया। तो डेटा हमारा क्या हो चुका है, प्रॉपरली आ चुका है, ठीक है। अब आज का जो सेशन है वो इसमें ही हमारा बहुत ज़्यादा हो गया। अब इसी सेशन को मैं आपको ईमेल के थ्रू इन्फॉर्म करूँगा, व्हाट्सएप ग्रुप में इन्फॉर्म करूँगा कि नेक्स्ट हमारा जो सेशन है वो कब रहेगा, ठीक है। इसके आगे भी हम सेशन मैनेज करेंगे, तो वो चीज़ें मैं आपको नेक्स्ट सेशन में, इसके जस्ट बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि आगे का जो वर्क है, क्योंकि अभी इसमें कुछ चीज़ें बची हुई है, मतलब ये पूरा कंप्लीट नहीं है। तो मैं आपको आगे की चीज़ें इसमें और अच्छे से बताऊंगा कि किस तरीके से इस प्रोजेक्ट में हम काम करेंगे, ठीक है। अब मेरा थोड़ा सा नेक्स्ट सेशन है, इसलिए मेरा टाइम हो चुका है, आपको भी ज़्यादा समय हो चुका होगा मेरे ख्याल से, क्योंकि एक्चुअली क्या है 1 घंटे ही हमारा दिमाग अच्छे से काम करता है। तो अगेन वी विल मैनेज इट। और मैं अभी आपको चैट बॉक्स में फीडबैक दूंगा कि मैंने कैसा आपका को वर्कशॉप दिया, किस तरीके से आपको समझ में आया, क्या मिस्टेक हुई, ये सभी प्रतिक्रियाएं आप बिल्कुल व्यक्त कर सकते हैं। धन्यवाद। ठीक है, ये दे दे चैट, ये मैंने म्यूट कर दिया है और वो कर दिया वीडियो लिंक भी।